तो देखिए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं हम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, या हम कहते हैं इसको हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। उनकी तरफ देखो आप लोग। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात है। सूर्य का उन्नयन कोण बच्चों ज्ञात करना है। तो मीनार, ये देखो मीनार ये खड़ी है, लेकिन मीनार खड़ी किस पर होगी? किसी धरातल पर खड़ी होगी। देखो धरातल पर खड़ी होगी, और सूर्य का उन्नयन कोण ऊपर कहीं ऊपर सूर्य होगा, उसका उन्नयन कोण कहीं नीचे ये बन रहा होगा। सूर्य का उन्नयन कोण कितना है अभी नहीं मालूम, मान लो सूर्य का उन्नयन कोण है थीटा। कितना है? इस ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बन गया, तो इस ट्रायंगल का नाम हमने दे दिया ABC। उसमें ये बोला गया है कि इसकी छाया की लंबाई है, जो मीनार है, अब सूर्य अगर नीचे है तो छाया की लंबाई इधर बनी। छाया की लंबाई कितनी होगी? 20√3 मीटर। 20√3 मीटर ये छाया है। तो पूछा गया है कि आप सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, थीटा पूछा गया है। और मीनार की ऊंचाई 20 मीटर दी गई है बच्चों। मीनार की ऊंचाई कितनी दी गई? 20 मीटर। तो ठीक है, माना सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है, माना सूर्य का उन्नयन कोण अगर सूर्य का उन्नयन कोण हमने थीटा माना है, तो बताओ कौन सा ट्रायंगल लेना चाहिए बच्चों? एक है तो ट्रायंगल है, तो इसलिए ट्रायंगल कौन सा लेना चाहिए? ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल है तो वही ट्रायंगल लेना चाहिए, ट्रायंगल ABC। अब आप ये देखिए, इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे लेते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात लेने के लिए आप ये देखिए क्या क्या आपको मालूम है, क्या क्या ज्ञात है। आपको लंब मालूम है, आधार मालूम है। तो लंब बटे आधार क्या होता है? tan थीटा, और थीटा थीटा है, तो निकल जाएगा tan थीटा इक्वल टू होता है बच्चों लंब बटे आधार। लंब कितना है? 20, और आधार कितना है आपका? 20√3। अब कैंसिल करो, 20 बन जा 20, तो tan थीटा बच्चों आपका आ गया 1/√3। अब आप ये देख लीजिए, tan के पदों में 1/√3 किसकी वैल्यू? हाँ, tan के पदों में जो 1/√3 की वैल्यू होती है वो tan 30 की होती है। तो tan थीटा इक्वल टू आ गया tan 30। tan से tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया? अर्थात सूर्य का जो उन्नयन कोण बच्चों था वो कितना था? 30। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? ना समझ आपको देखना चाहे आप। क्वेश्चन नंबर बच्चों कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2 है। थोड़ा ध्यान से समझना कि कोशिश करना पूरे मन से। देखो बोला गया कि संलग्न आकृति में सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, अच्छी तरह से तनी हुई और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। देखो बंधी हुई लिखना चाहिए था, बंधा हुआ लिख दिया है। बंधा हुआ कोई कलाकार थोड़ी ना बंधा हुआ है, रस्सी बंधी हुई है तो बंधी हुई लिख लेना यहाँ पर। देखो क्या है, ये है खंबा, इधर बात है, ये खंबा है और खंबा किसी आधार पर खड़ा होगा, ये तो बात क्लियर है। सुनो, ये खंबा है, खंबा किसी आधार पर खड़ा होगा, ये आधार है। और इस खंबे से, इस बिंदु से उस खंबे से एक रस्सी को बांध दिया गया, ये रस्सी है। तो रस्सी की लंबाई बच्चों कितनी है? 20 मीटर। रस्सी की लंबाई कितनी है? 20 मीटर लंबी रस्सी है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। और बोला क्या गया है कि यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाए गए कोण दोनों रस्सी द्वारा इस भूमि के साथ रस्सी द्वारा जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमारा खंबे की ऊंचाई h मीटर है। कितनी है? h मीटर। ये h मीटर खंबे की ऊंचाई मान ली। ट्रायंगल फिर से वही मान लो ABC। समझने का प्रयास करना। हमारा खंबे की ऊंचाई h मीटर है। तब माना खंबे की ऊंचाई h मीटर है, तब कौन सी ट्रायंगल ले लें? ट्रायंगल ABC में बातें नहीं। ट्रायंगल ABC में देखो बच्चों tan थीटा, तो tan थीटा नहीं लेंगे इसमें। क्या लेंगे? देखो जरा, लंब मालूम कर्ण मालूम, लंब मालूम कर्ण मालूम। लंब बटे कर्ण क्या होता है? sin थीटा। थीटा काम क्या करे? 30 डिग्री। तो आप लेंगे sin थीटा, थीटा काम करे 30 डिग्री, 30 रख दिया। फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है? h, और कर्ण कितना है? 20, और sin 30 को सबको आती होगी 1/2। तो उधर है h/20, 20 बन जा 20, तो 20 तो घर के पास आ गया। और नीचे कितना है? होल अपान में कितना है? 2, और उधर भी सिंगल h बचा है, वैसे तो निकालना है। 2 10 जा 20, तो h की वैल्यू बच्चों आ गई है 10 मीटर। कितनी आ गई है? 10 मीटर। तो समझ में आया क्वेश्चन आपको? ठीक है, इस प्रकार ये क्वेश्चन लग जाएगा। देखो अच्छा तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है कि भूमि से 7 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि नीचे होगी इस प्रकार, और भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, ये 60 मीटर की ऊंचाई है, और 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या उड़ रही है? एक पतंग उड़ रही है ऊपर। सही है।
तो बोला गया पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ठीक है, मान लो यहाँ पर डोरी को बांध दिया गया है अस्थायी रूप से। फिर क्या बोला गया है, भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है, ये डोरी है, ये भूमि है, तो इस भूमि से ये भूमि और ये डोरी, इसका जो झुकाव, ये झुकाव मतलब एंगल कितना है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है। तो बोला गया मान के डोरी में कोई ढील नहीं तो डोरी की लंबाई क्या है, देखो इधर माना डोरी की लंबाई L मीटर है, माना डोरी की लंबाई बच्चों कितनी है L मीटर, ये डोरी की लंबाई मान ली। बस अब ट्रेंगल मान लो कि ट्रेंगल P की बार मानते हैं, ये भी बहुत बार मान चुके। माना डोरी की लंबाई L मीटर है, बात है ना, माना डोरी की लंबाई L मीटर है। इधर देखो, अगर L मीटर मान ली ट्रेंगल पी क्यू आर लेना चाहिए तो बात निश्चित है, क्योंकि एक ट्रेंगल है, ट्रेंगल पी क्यू आर में, ट्रेंगल पी क्यू आर में। अब आप ये देख लीजिए ध्यान से कि इसमें क्या मालूम है आपको, लंब मालूम और कर्ण मालूम। तो लंब बटे कर्ण क्या होता है साइन थीटा, और थीटा निधि कितना मालूम बताओ, थीटा निधि कितना मालूम है, और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। पीछे बातें नहीं अर्जित, लंब कितना है 60 और कर्ण कितना है L, ध्यान दो यार। तो और साइन 60 डोरी कितनी होती है उपासना, √3/2 इक्वल टू 60/L, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, L का √3 मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो √3L आ जाएगा, और 2 का 16 कर दो तो 62 जा कितना होता है 120। L की वैल्यू निकालें तो L इक्वल टू कितना आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाय √3। अब आप क्या करेंगे √3 से ऊपर नीचे परिमेयकरण कर दें, यानी √3 से ऊपर नीचे कर दें गुणा, तो L इक्वल टू बच्चों आ जाएगा 120 √3, और नीचे √3 का गुणा कितना हो जाता है मालूम है 3 4 जा 12 या 3 चक्को 12। तो L की वैल्यू बच्चों आ गई है कितनी 40 √3 मीटर। अगर √3 की वैल्यू रख दें तो बच्चों इस प्रकार रखी जा सकती है, देखो 40 × 1.732। अब मल्टीप्लाई कर लो केवल गुणा, देखो कैसे 4 का गुणा करो तो 1 0 बना दो, 4 दूनी 8, 4 3 12 के 2 हाथ लगा 1, 4 7 28 और 1 29 के 9 हाथ लगे 2, 4 का 4 और 2 6 और 1 0 बना दिया। और पीछे से 3 अंक बाद दशमलव लगा दिया, तो लंबाई जो बच्चों आ गई है 69.28 मीटर आ गई है, या 69.280 मीटर आ चुकी है। क्या समझ में आया ये क्वेश्चन, हर चीज समझ में आ गया है। देखिए बच्चों ध्यान समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 4 तरफ ध्यान दो, बातें हैं पीछे। और भी बोला गया सर्कस कलाकार एक ऊर्ध्वाधर खंबे के शिखर से भूमि तक अच्छी तरह से तनी हुई रस्सी पर चढ़ रहा है। ठीक है, खंबे के शिखर से, सुनो खंबा है तो खंबा किस पर खड़ा रहता है आपको मालूम, धरातल पर, ये धरातल हो गया। अब धरातल के एक बिंदु से बंधी है रस्सी, क्या बंधी है बच्चों रस्सी, और इस रस्सी पर चढ़ रहा है कौन कलाकार सर्कस का। ठीक है, आगे क्या बोला गया है देखो, बोला गया रस्सी द्वारा भूमि स्तर के साथ बनाया गया कोण 30 अंशों, और रस्सी द्वारा, ये रस्सी है और ये भूमि स्तर है, तो भूमि स्तर और रस्सी के साथ जो कोण बन रहा है ये वाला कितना हो 30 डिग्री हो। तो फिर बोला गया है तथा खंबे के पाद से भूमि स्तर पर बंधी रस्सी, देखो ये खंबा है, इसका पाद बिंदु नीचे होगा, जिसमें हम लोगों का पाद बिंदु नीचे होता है, तो खंबा इसका पाद बिंदु है, तो खंबे के पाद से भूमि स्तर पर बंधी रस्सी, ये भूमि स्तर थी, ये भूमि स्तर पर यहाँ पर रस्सी बंधी थी, भूमि स्तर पर बंधी रस्सी के बीच की दूरी, इसकी और इसकी बीच की दूरी कितनी है 12 मीटर है, कितनी है ये 12 मीटर है ये। तो बोला गया कलाकार द्वारा खंबे के शिखर तक चढ़ने में तय की गई दूरी ज्ञात करो। अब कलाकार यहाँ से चढ़ रहा था तो ये कितनी दूरी उसने तय कर दी, ये दूरी आपको बच्चों निकालनी है, यानी लंबाई निकालनी है। ठीक, तुम्हारा वो लंबाई कितनी है याद है, तो यहाँ पर देखना ध्यान से, इस ट्रायंगल का नाम हमने दे दिया PQR, क्या नाम दे दिया PQR। अब खंबे की ऊंचाई तो दी नहीं है तो उसे कोई अंतर भी नहीं पड़ता है। देखो इधर आधार बटे कर्ण वाला फार्मूला लगाएंगे, क्यों, क्योंकि आधार मालूम और कर्ण मालूम। तो देखो त्रिभुज PQR में PQR में क्या ले लें cos थीटा, cos, अब cos थीटा ही फ्रेंड्स क्यों लिया, फ्रेंड्स cos थीटा ही क्यों लिया इसमें बताओ, क्योंकि कर्ण और आधार मालूम है, क्योंकि आधार और कर्ण मालूम है। cos थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण। अब cos 30 की वैल्यू होती कितनी है √3/2, √3/2, आधार कितना मालूम है 12, अब कर्ण कितना मालूम है यल, तो हमको तो यल निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो ऐसे, यल का √3 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा √3 और 12 2 जा कितना होता है 24,
तो बच्चों एल इक्वल टू आ जाएगा 24 और डिवाइडेड बाई रूट 3। अब रूट 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो रूट 3 अपॉन में रूट 3। तो बच्चों एल इक्वल टू आ जाएगा 24 रूट 3 डिवाइडेड बाई रूट 3 का गुणा 3 8 जा कितना होता है 24। तो बच्चों एल की लंबाई जो आ गई वो कितनी आ गई 8 रूट 3। अगर रूट 3 की वैल्यू रखे ना तो वो भी रख सकते हैं। रूट 3 बच्चों वैल्यू कितनी होती है 1.732। अब मल्टीप्लाई करना है, सभी लोग जानते हैं 8 दूनी 16 के 6 यहाँ से लगाए 8 या 24 और 1 25 5 हाथ से लगे 2 8 7 56 और 2 58 के 8 हाथ से लगे 5 8 का 8 और 5 13 पीछे से 3 अंक बाद दशमलव। तो आंसर आ गया है 13.856 मीटर 856 मीटर। क्या समझ में आया आप लोगों के बच्चों? अब क्वेश्चन नंबर है आपका 5 तरफ ध्यान देना। अभी तो एक जैसे क्वेश्चन आते जाए, अब 5 में थोड़ा डिफरेंट है। देखो बोला गया है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। देखो ये है मीनार और मीनार का पाद बिंदु नीचे होगा ये वाला और नीचे भूमि है जिस पर ये मीनार खड़ी है। तो इसने ये बोला है कि मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार का पाद बिंदु यही तो हुआ और भूमि स्तरीय हुई यानी भूमि ये हुई। बोला भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ये भूमि का एक बिंदु है, ये मीनार है, तो मीनार का पाद बिंदु ये है। इस भूमि के बिंदु की इस मीनार के पाद बिंदु से दूरी कितनी है? फिर बच्चों बोला गया है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। देखो सर ये मीनार है, ये शिखर है, तो शिखर का उन्नयन कोण यहाँ पर कितना आ रहा है 30 अंश। तो बोला गया है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना मीनार की ऊंचाई जो है ना वो आपकी h मीटर है। माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। इस ट्रायंगल का नाम देते हैं हम लोग ABC। माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। तब इसलिए ट्रायंगल ABC, इसलिए ट्रायंगल ABC में देखो बच्चों क्या क्या मालूम पहले समझ लिया करो। ये लंब मालूम या आधार मालूम। लंब बटे आधार क्या होता है tan थीटा। अब थीटा का क्या है 30, तो यहाँ पर हो जाएगा tan 30 फार्मूला होता है आपका लंब बटे आधार। पीछे बातें ना हो। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। लंब कितना है h और आधार कितना है 30, तो 30 बन जा 30 उधर तो h रह जाएगा ना 30 समझने की कोशिश करो। 30 बन जा 30 उधर h रह जाएगा तो 30/√3 उधर केवल क्या रह गया h और √3 का ऊपर नीचे क्या कर दे परिमेय कर। तो h इक्वल टू आ जाएगा 30/√3। परिमेय कर करेंगे तो √3 का ऊपर नीचे हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो h इक्वल टू आ जाएगा 30 का √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो 30√3 और नीचे √3 का कर दो और 3 10 जा 30। तो h की वैल्यू बच्चों आ गई 10√3। कितनी आ गई? अब क्या है कि √3 की वैल्यू रख दो। इधर देखो √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732। हाँ अब सुनो थोड़ा ध्यान देना क्या रखने बोली गई वैल्यू 1.73 बोली गई केवल। ठीक है इसका अगर 10 में मल्टीप्लाई करते तो हो जाएगा 1730। कितना हो जाएगा? अब पीछे से कितने के बाद 2 बार तो 17.30 मीटर आ जाएगी हाइट मतलब ऊंचाई। ये किसकी ऊंचाई है बच्चों बताइए? ये किसकी ऊंचाई है? मीनार की। समझ में आ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट होता है। ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चों। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। अब टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। सुनिए देखिए आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। पेड़ खड़ा कहाँ होगा? किसी आधार पर। ये अगर आधार है तो इस आधार पर क्या खड़ा होगा बच्चों? पेड़। मान लो यहाँ पर आधार है तो इस आधार पर ये पेड़ खड़ा है। ठीक पेड़ की ऊंचाई मालूम नहीं थी तो हमने मान लिया कि पेड़ की ऊंचाई h मीटर थी। कितनी थी? अब सुनो पेड़ टूट गया। पेड़ टूट जाता मान लो यहाँ से पेड़ टूट गया और टूट करके यही हिस्सा जो टूटा है ये टूटा हिस्सा मुड़ गया और जमीन को छूने लगा। ये हिस्सा मुड़ा और मुड़ करके किसको छूने लगा? जमीन को। यहाँ पर छूने लगा। सही है। तो जमीन को जहाँ पर छूता है ये ऊंचाई और पेड़ के पाद बिंदु से ये पाद बिंदु ये इसकी दूरी कितनी दी गई है? इसकी दूरी बच्चों दी गई है 8 मीटर। यहाँ पर पेड़ को छूता है। फिर बोला 30 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का। तो पूछा गया पेड़ की ऊंचाई क्या? तो हमारा पेड़ की ऊंचाई कितनी है? h मीटर। तो अब आप ये देखिए पूरी ऊंचाई h मीटर मानी। इसकी लंबाई कितनी मान लें बताओ? x मान लें। ये लंबाई हमने x मीटर मान ली। x मीटर
तो ठीक है। अब माना पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर है और उनको नाम दे दीजिए। इसका नाम दिया ए, इसका नाम दिया बी, इसका नाम दिया सी और इसका नाम दे दिया डी। माना पेड़ की ऊंचाई कितनी है 8 मीटर। माना पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर है। तब त्रिभुज ए बी सी में, तब त्रिभुज बी सी डी में, तब त्रिभुज देखो क्या लेना चाहिए आप ये देखना लंब मालूम आधार मालूम। लंब बटे आधार क्या होता है tan थीटा। तो सबसे पहले tan थीटा ले लेंगे और थीटा का हम क्या करें tan 30 इज इक्वल टू लंब बटे आधार। और tan 30 की वैल्यू होती कितनी है 1/√3 और लंब कितना दिया है x, आधार कितना है 8, तो कितना हो जाएगा बताओ x/8, 8 बन जा 8 तो x उधर ही है तो x इक्वल टू कितना आ गया बताओ 8/√3। इधर का उधर किया देखो x उधर था 8 बन गया 8 तो 8/√3 हो गया। अभी x इधर ले आए इसको इधर कर दिया सही है। तो ये कितना हो गया 8/√3 मीटर। इतना समझ में आया नहीं आ गया ठीक। अब देखना फिर से लगा देंगे इसी त्रिभुज में पुनः त्रिभुज बीसीडी में पुनः त्रिभुज बीसीडी में लगाएंगे। तो अब क्या लेंगे सुनो ध्यान से देखना। ये हिस्सा टूटा अब टूट करके मुड़ गया तो जितनी इसकी दूरी थी उतनी इसकी दूरी होगी। मान लो इसकी दूरी 5 मीटर थी या इसकी लंबाई 5 मीटर, इसकी लंबाई 5 मीटर थी तो ये भी लंबाई कितनी होगी बताओ 5 मीटर। ऐसा क्यों हो गया क्योंकि यही हिस्सा टूट के मुड़ा है ना, मुड़ करके नीचे झुका है तो ये झुका हुआ हिस्सा ये बराबर नहीं होगा इसके। हाँ तो ये दूरी और ये दूरी बराबर है। तो फिर से अगर लगाते हैं बीसीडी में तो अब आपको क्या मालूम है देखो पहले हमने लिया लंब बटे आधार, अब लेंगे हम आधार बटे कर्ण। क्या लेंगे आधार बटे कर्ण क्या होता है cos थीटा। आधार बटे कर्ण तो क्या होता है और थीटा का हम क्या करें 30 डिग्री। इसका फॉर्मूला ले लेंगे आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 8 मीटर और कर्ण कितना है 22। तो cos 30 वैल्यू बता दो। cos 30 वैल्यू होती है √3/2। cos 30 वैल्यू होती है √3/2 और उधर आपका कितना है 8/22। तो y का इधर में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे y का √3 में गुणा करो √3 × y और 2 8 जा 16। तो y की वैल्यू निकालेंगे तो y को तो कितना आ जाएगा 16/√3 16 हमें तो पेड़ की ऊंचाई निकाली। पेड़ किससे किससे वीडियो बना बताओ। पेड़ की ऊंचाई पूरी h है तो h मतलब x प्लस y, h मतलब x प्लस तो इसलिए पेड़ की ऊंचाई बच्चों आ जाएगी पेड़ की ऊंचाई पेड़ की ऊंचाई पेड़ की ऊंचाई x इक्वल टू x प्लस y। x प्लस x की वैल्यू कितनी है x की वैल्यू बच्चों है इसमें 8/√3 तो यहाँ लिख देंगे 8/√3 और y की वैल्यू कितनी है 16/√3 तो यहाँ लिख दिया 16/√3। अब नीचे एलसीएम तो सेम है √3 सेम है तो ऊपर कितना हो जाएगा 16 में 8 जोड़ दो हाँ 24। तो अब आप ये देखिए √3 का ऊपर नीचे क्या कर देंगे परिमेय कर दें जिससे कि पेड़ की ऊंचाई कंप्लीट आ जाएगी। देखो √3 का ऊपर नीचे कर देंगे परिमेय का इस प्रकार तो यह इक्वल टू आ जाएगा 24 का √3 मल्टीप्लाई 24 √3 और √3 का 3 8 या कितना होता है 24। तो बच्चों यह इक्वल टू आ चुका है 8√3 आगे अगर वैल्यू भी रखना चाहो तो रख सकते हैं। देखो 8 और √3 वैल्यू बच्चों कितनी होती है 0.732 तो यह इक्वल टू आ जाएगा 8 × 16 के 6 से लगा 1 8 × 24 25 5 हाथ से लगे 2 8 से 56 और 2 58 का 8 से लगे 5 और 8 × 8 5 कितना होता है 13 पीछे से 3 के बाद 13.856 मीटर। ये किसकी ऊंचाई आगे बता दो ये आगे पेड़ की ऊंचाई। क्या ये क्वेश्चन आपके समझ में आया है समझने की कोशिश करना बच्चा ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है क्वेश्चन नंबर बच्चों है 7 ना 7 की तरफ ध्यान दो 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ये बोला गया है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हो। सुनो देखो जो 5 वर्ष के कम बच्चे हैं उनके लिए फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई है वो कितनी है 1.5 मीटर। लेकिन फिसलन पट्टी कहाँ पर होगी धरातल पर धरातल पर होगी। भाई ये देखो ये फिसलन पट्टी है ये वाली इसकी ऊंचाई कितनी है 1.5 मीटर ठीक है। फिर कितने अंश पर ये झुकी है फिसलन पट्टी हाँ 30 डिग्री पर झुकी हुई है। मान लो ये एक ट्रायंगल जो बना है इस ट्रायंगल का नाम है ABC क्या नाम है और इसकी लंबाई भी फिसलन पट्टी मालूम है तो इसकी लंबाई हमने 11 मान ली क्या मान ली क्योंकि दूसरी फिसलन पट्टी बनानी है वो
बता रहा है कि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहता है तो ठीक है, अधिक ढाल वाली फिसल पट्टी बनाते हैं तो ऊंचाई उसकी ज्यादा हो गई। ऊंचाई कितनी हो गई? 3 मीटर। कितनी हो गई? 3 मीटर, मतलब इससे 2 गुनी जस्ट है। ठीक है, यह भी कहाँ पर खड़ी होगी? धरातल पर खड़ी होगी, अधिक ढाल वाली है। तो सीधी सी बात है, ऊंचाई बढ़ती है तो क्या होती है? ये एंगल जो होता है बढ़ता है ना। ऊंचाई बढ़ेगी तो एंगल बढ़ेगा, कैसा होता है? नहीं होता, बड़ा होगा। कितने डिग्री पर है ये? 60 डिग्री पर। कितने डिग्री पर है ये? देखो पहले इतना छोटा था, अब इतना बड़ा हो गया, ये 60 डिग्री पर। अच्छा, इस एंगल का नाम क्या मानोगे? बात है ना, इस एंगल का नाम मान लिया PQR। और बता रहा है कि दोनों फिसल पट्टियों की लंबाइयाँ क्या होंगी। तो मानो इसकी L1 है और इसकी लंबाई में क्या मान लो? पीछे बात है ना, माना फिसलन पट्टियों की लंबाइयां क्रमशः L1 व L2 है। माना फिसलन पट्टियों की लंबाइयां फिसलन पट्टियों की लंबाइयां माना फिसलन पट्टियों की लंबाइयां क्रमशः L1 व L2 है। L1 व L2। इसलिए पहले कौन सा एंगल ले लो बच्चों? एंगल ABC में। एंगल ABC में देखो क्या क्या मालूम है? लंब मालूम और कर्ण मालूम। इधर लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन थीटा। तो यहाँ थीटा का काम क्या करना है? तो 30 हमला होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब देख लो कितना है? 1.5। अब कर्ण कितना है? L1। साइन 30 को कितनी होती है? 1/2। उधर 1.5 और नीचे आपका कितना है? L1। तो L1 बन जा L1 बन जा L1 और 15 2 जा 30, 15 दूनी और पीछे से 10 मतलब। तो ये 3 मीटर आगे पहली फिसलन पट्टी की लंबाई। पहली फिसलन पट्टी की लंबाई बच्चों कितनी आ गई? 3 मीटर। अब लगाते हैं कौन से त्रिभुज में? अब बच्चों लगाते हैं त्रिभुज PQR में। PQR में इसमें क्या क्या मालूम है? लंब और कर्ण। तो लंब बटे कर्ण क्या होता है? लंब बटे कर्ण साइन थीटा होता है। तो इसमें भी साइन थीटा मतलब साइन 60 लेंगे। लंब बटे कर्ण, इधर साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। और लंब कितना है? 3 मीटर। और कर्ण कितना है? L2। तो L2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? √3 टाइम्स ऑफ L2। √3 टाइम्स ऑफ और 2 3 जा 6। L2 की जो लेंथ आएगी वो आएगी 6/√3। और √3 से ऊपर नीचे परिमेय कर्ण कर दें तो √3 को नीचे हटाना है तो √3 का ऊपर नीचे क्या कर दें? परिमेय कर्ण। तो क्या आ जाएगा? देखो 6√3। अब √3 का मल्टीप्लाई कितना करेंगे? तो 3 2 जा 6। तो बच्चों ये जो L2 वाली लेंथ आई है वो आपकी आई है 2√3। कितनी आई है? लेकिन अगर √3 की वैल्यू को रख दिया जाए तो 2 × √3 की वैल्यू कितनी होती है? 2 × 1.732। तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 7 14 4 ऐसे लगाइए। 2 1 1 3 पीछे 1 अंक बाद 10 और 3 अंक बाद 10 तो 3.464 ये आपकी L2 की लंबाई आ गई। अब आप ये कंपेयर करो कि लंबाई L2 की ज्यादा है कि L1 की? L2 की ज्यादा है। ये 3 है तो कितनी है? 3.46। क्या समझ में आया क्वेश्चन आपके? देखिए अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ ध्यान दीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है? यदि एक मीनार की छाया की लंबाई बढ़ रही है तो सूर्य का अवनयन कोण भी क्या बढ़ रहा है? यह कथन सत्य है? अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। कथन सत्य है कि सत्य? अपने उत्तर कथन का औचित्य दीजिए। तो देखिए अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। देखो अच्छा, इधर देखना, यहाँ पर जब छाया इतनी थी, इसकी छाया जब इतनी थी तो एंगल बन रहा था कितना? मालूम है? नहीं मालूम है? तो एंगल मान लो अल्फा बन रहा था। कितना बन रहा था? जब छाया थी x मीटर, जब छाया थी ट्रायंगल था ABC, ट्रायंगल था ABC। और जब छाया थोड़ी बढ़ गई, यहाँ छाया हमेशा बढ़ेगी आधार से, इतना याद रखना। कहाँ से बढ़ेगी? हाँ, तो छाया जब बढ़ गई तब एंगल बन गया मान लो बीटा। कौन सा बन गया? और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई हो गई वो कितनी हो गई? 22 मीटर। मतलब छाया की लंबाई कितनी हो गई? 22 मीटर। ये 22 मीटर बड़ी है छाया।
छोटी छाया कौन सी है? एक्स मीटर। ठीक है, अब हमें देखना है कि अल्फा बड़ा है कि बीटा बड़ा है। हमने बोला कि अगर छाया बढ़ती है तो एंगल घटता है, यानी बीटा छोटा आना चाहिए। ऐसा नहीं अगर छाया बाई बड़ी है तो बीटा भी बड़ा आ जाए, सो नहीं, तब तो सत्य हो जाएगा। क्योंकि उसने कहा है कि अगर छाया बढ़ती है तो फिर एंगल भी बढ़ना चाहिए, और हमने बोला है कि छाया बढ़ेगी तो एंगल घटेगा। देखो कैसे इसने बोला क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला तो यही है, क्या है कि छाया अगर बढ़े तो क्या एंगल भी बढ़ेगा। तो छाया देखो बढ़ा, बढ़े का मतलब बड़ी है, तो कौन सी छाया बड़ी है बताइए? बाई, किससे? एक्स से। इधर देखो बाई इज ग्रेटर देन एक्स, बाई इज ग्रेटर देन ऐसा है कि नहीं है? इसको ऊंचाई को हम एच कह दे रहे हैं। अगर बाई इज ग्रेटर देन एक्स है, इसका व्युत्क्रम किया जाए, इधर व्युत्क्रम किया जाए तो 1/बाई क्या होगा, और इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x। ये 1/बाई, ये 1/x। अब व्युत्क्रम किया तो इस साइन का भी तो व्युत्क्रम करना चाहिए, ऐसे सही है। मल्टीप्लाई बाई एच बोथ साइड, दोनों तरफ एच का गुणा करने पर, दोनों तरफ एच का, तो ये कितना हो जाएगा बताओ? h/y लेस देन h/y। अब आप ये देखिए h और y है क्या? h है लंब और y है आधार। किसके लिए? त्रिभुज ABD के लिए, सही है। त्रिभुज ABD में ये tan थीटा tan बीटा लेंगे तभी तो आएगा h/y आएगा, जब tan बीटा होगा लंब बटे आधार तभी तो आएगा h बीटा, h/y। तो ये क्या आ जाएगा बताइए? tan बीटा। ये क्या आ जाएगा बताइए? इधर देखो लेस देन h/x, h है लंब और x क्या आधार, लेकिन ये किसमें आएगा? tan अल्फा में, क्योंकि tan अल्फा होगा लंब बटे आधार। तो यहाँ पर हो जाएगा tan अल्फा, क्या हो जाएगा? अब अगर tan से tan हटा दिया जाए तो बीटा इज लेस देन अल्फा, बीटा छोटा हो गया। छाया देखो बाई बड़ी है लेकिन एंगल बीटा छोटा है। तो हमने क्या बोला? हमने बोला था कि छाया अगर बढ़ेगी तो एंगल घटेगा, तो उसमें जो दिया गया कि छाया बढ़ेगी तो एंगल बढ़ेगा, तो दिया हुआ कथन कैसा है? असत्य है। उसके अनुसार असत्य है, लेकिन जो हमने प्रूव किया है वो सत्य है। अतः दिया हुआ कथन असत्य है। पूछो दोबारा पूछो। दिया हुआ कथन असत्य है। असत्य क्यों है मालूम हुआ है? क्योंकि छाया बड़ी है तभी एंगल घटा है। उसने कहा छाया बढ़ेगी तो एंगल घटेगा, एंगल बढ़ेगा। ठीक नंबर बच्चों कौन सा लग रहा था? क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ ध्यान देना। बोला गया है कि किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 अंश है। यदि मीनार की ऊंचाई दोगुनी हो जाए तो इसकी चोटी का उन्नयन कोण भी दोगुना हो जाएगा। सुनिए बात ऊंचाई को दोगुना कर दिया जाए, चोटी का कोण भी दोगुना हो जाएगा क्या? ये निश्चित है। ऊंचाई जब बढ़ती है तो कोण बढ़ता है क्या? कोण तो बढ़ता है ना। ऊंचाई को अगर ऊंचाई बढ़ेगी तो सूर्य की तरफ जाएगी ना, तो कोण तो बढ़ेगा। इसका मतलब दिया हुआ कथन में ऐसा प्रतीत होता है कि सत्य है, लेकिन लगा के देख लेना चाहिए कि किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना है? 30 अंश। देखो किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 अंश है। अभी हम क्लियर नहीं कर सकते सत्य है कि असत्य है। हम जब इसको सॉल्व करके देखेंगे तब मालूम पड़ेगा सत्य है कि असत्य है। देखिए मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 अंश बनता है जब मान लो ऊंचाई है कितनी थी? यदि मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई दोगुनी हो जाए 30 अंश है। फिर 30 अंश कब था? जब ऊंचाई h थी। ठीक, मान लो ट्रायंगल था ABC, ट्रायंगल था ABC, और ये जो लेंथ थी नीचे वाली ये कितनी थी? x मीटर। फिर बोला ये क्या है कि मीनार की ऊंचाई दोगुनी हो जाए तो चोटी का उन्नयन कोण भी दोगुना हो जाएगा। केवल उन्नयन कोण को पूछा गया है। अगर मीनार की ऊंचाई दोगुनी हो जाए, दोगुनी मतलब पहले h थी अब कितनी हो जाए? 2h। मीनार किस पे खड़ी रहती है? आधार पर, तो ऊंचाई हो गई 2h। तो क्या उन्नयन कोण भी दोगुना हो जाएगा? तो उन्नयन कोण हम दोगुना करके देखें और फिर दोनों की समानता करें और फिर ये चेक करें कि ये सही है कि गलत है। समझ रहे हो? अगर 30 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बताओ? 60, क्योंकि दोगुनी की बात की गई 2x। अब ये तो 2h, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। x से क्या मतलब है? इसे 2x क्यों करोगे भाई? केवल रिलेशन किसमें पूछा है? थीटा और ऊंचाई में। रिलेशन किसमें पूछा है? थीटा और, तो नीचे वाले नीचे तो कोई मतलब नहीं, नीचे में तो चेंजिंग ही नहीं करनी। नीचे x है तो x रहने दें भाई। उसने ये पूछा है कि थीटा वो ऊंचाई h है तो थीटा 30 था। ऊंचाई अगर 2h हो जाए थीटा क्या दोगुना हो जाएगा? हम दोगुना करके देखते हैं, थीटा 60 करते हैं। अगर 60 और इसमें दोनों में रिलेशन इक्वल आ जाता है तो सत्य है, नहीं तो असत्य है। यहाँ पर ट्रायंगल कौन मान लें? PQR। देखो पहले कौन ट्रायंगल ले लें? पहले ट्रायंगल ले लें ABC। क्वेश्चन नंबर है 9, ट्रायंगल ABC में क्या लेना चाहिए? लंब मालूम, आधार मालूम। लंब बटे आधार क्या होता है? tan थीटा, और थीटा कितना मालूम है? इधर थीटा मालूम है 30 डिग्री। क्या है ना? 30 डिग्री। फार्मूला होता है लंब बटे आधार।
tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 और लंब कितना है लंब है h और आधार कितना है x। देखो x बन जा x और √3 का h में करो √3h या ऐसे रखे बताओ ऐसे रखे इसको डाल दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब ट्रायंगल लगा दें किसमें PQR में। अब ट्रायंगल PQR में देखो जब लंब मालूम आधार मालूम लंब बटे आधार क्या होता है tan थीटा थीटा कितना मालूम बता दो tan 60 फार्मूला होता है लंब बटे आधार 60 tan 60 वैल्यू कितनी होती है √3 और लंब कितना मालूम बच्चों लंब मालूम 2h और आधार कितना है x। तो देखिए h अपन x की तो वैल्यू मालूम है ना कितनी मालूम है 1/√3 तो h अपन x के प्लेस पर 1/√3 रखेंगे देखो तो √3 इज इक्वल टू 2 इंटू h अपन x के प्लेस कितना रख दिया 1/√3 समझना है जब √3 का अगर इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया जो 3 होगा 3 कभी 2 के इक्वल नहीं होगा या ऐसे समझ लो कि √3 इज इक्वल टू 2 बन जा 2/√3 2 बन जा क्या ये इक्वल है बताओ इक्वल नहीं है अतः दिया हुआ कथन कैसा है असत्य है इसलिए दिया हुआ कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखना ध्यान से बातें बंद हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला गया है देखिए यदि एक मीनार की ऊंचाई तथा इसके आधार से प्रेक्षण बिंदु की दूरी दोनों ही 10% बढ़ जाते हैं। एक मीनार की ऊंचाई उसके आधार से प्रेक्षण बिंदु की दूरी देखो एक मीनार की ऊंचाई मान लो ये मीनार है किस पर खड़ी होगी आधार पर। एक मीनार की ऊंचाई कितनी होती है h और प्रेक्षण बिंदु होता है जहाँ पर प्रेक्षक खड़ा होता है ये प्रेक्षण बिंदु होगा क्योंकि यहाँ पर प्रेक्षक खड़ा होगा प्रेक्षक मतलब कोई व्यक्ति ठीक अगर ऊपर को देख रहा है तो ऊपर का जो उन्नत कोण यहाँ पर बनेगा अगर कितना बनेगा थीटा क्या दिया है थीटा क्या दिया है नहीं थीटा नहीं दिया एंगल मान लो यहाँ पर थीटा के स्थान पर अल्फा मान लिया क्या मान लिया हमने अल्फा तो ये दूरी हमने x मान ली नहीं मालूम तो क्या मान ली हमने x इस एंगल का नाम क्या दे दिया बच्चों ABC। तो ये बोल रहा है कि ये बोला जा रहा है कि प्रेक्षण बिंदु की दूरी 10% बढ़ाने पर छोटी का उन्नत कोण का वही रहता है। अब इसको 10% बढ़ाओ प्रेक्षण बिंदु की दूरी को और ऊंचाई को 10% बढ़ाओ 10% बढ़ाएंगे तो क्या अल्फा के इक्वल ही अगला एंगल आएगा जो अगला एंगल बनेगा। देखो मान लो ये मीनार है ठीक ये मीनार है और ये इसके प्रेक्षण बिंदु की दूरी यहाँ पर होगी ये आधार है प्रेक्षक यहाँ पर खड़ा है तो ये प्रेक्षण बिंदु हुआ यहाँ से इसका उन्नत कोण हमने मान लिया बीटा बन रहा है कितना बन रहा है बोला गया है कि ये अल्फा बराबर बीटा हो सकता है। तो देखते हैं इसको ट्रायंगल का नाम क्या दे दिया कब बताया गया जब 10% ऊंचाई बढ़ जाए 10% ये दूरी बढ़ जाएगी इसके वाली। अच्छा ऊंचाई 10% बढ़ाओ किसी का भी परसेंटेज निकालना हो तो उसको 100 पर निकाला करो जैसे हमें h का 10% निकालना है तो कितना होगा h प्लस h का 10% कहने को h का 10% होगा ये 100 में 10 जोड़ा कितना होगा 110 भाई h 10% 100 में जोड़ो कितना होगा 110 यानी 110 h बटे 100 पर 110 सही है तो 0 0 कैंसिल। अब कितना अगर 10 से 11 भाग दें कितना आएगा 1.1 ऊंचाई 10% बढ़ाने पर कितनी हो गई 1.1 इसी प्रकार 10% ये प्रेक्षक ये भी दूरी बढ़ रही है तो ये भी हो जाएगी 1.1 कितनी हो जाएगी 1. क्या समझ पा रहे हो नहीं मतलब 10% बढ़ाने पर। अब कैसे 10% देखो ऐसे भी समझ सकते हो एच का 10% निकालना है तो कैसे निकालते हैं ऐसे भी निकालते हैं एच प्लस भाई एच का निकालना है तो एच प्लस एच का 10% एच प्लस एच का ऐसे भी निकाल दिया करते हैं। देखो कैसे निकलेगा एच प्लस एच का को हटाया तो मल्टीप्लाई लगाया और परसेंट को हटाया नीचे क्या किया डिवाइड किया 10 बन जा 10 जा 100। देखो 10 का एच में मल्टीप्लाई करो 10h और एच का वन में करो तो एच तो 10h और ये एच 10h में एक एच जोड़ा 11h और बटे में कितना है 10 से 11 भाग दो कितना आएगा इतने आएगा 1.1 सही है। ऐसे भी सही है ऐसे डायरेक्ट है कि 10% बढ़ाए तो 100 में 10 जोड़ा 110 और बटे में 100 तो हम 100 पर बढ़ाए 10 100 पर 10 बढ़ाए तो बटे में 100 लिखेंगे और कैंसिल करेंगे तो 5 बने चाहे जाएगी। अब देखिए पहले त्रिभुज एबीसी मिलेंगे कितने मिलेंगे त्रिभुज एबीसी में लंब मालूम आधार मालूम लंब बटे आधार क्या होता है tan थीटा थीटा का हम क्या करें अल्फा तो tan अल्फा इक्वल टू लंब बटे आधार। इसको लंब कितना दिया बताओ और आधार कितना है इसको डाल दिया इक्वेशन
अब कौन सा त्रिभुज लेना है? PQR। अब कौन सा त्रिभुज लेना चाहिए? PQR में। PQR में भी लंब मालूम और आधार मालूम। तो लंब के आधार क्या होता है? tan थीटा। थीटा काम क्या कर रहा है? बीटा। तो ये हो जाएगा tan बीटा। tan बीटा इक्वल टू लंब बटे, तो लंब कितना है बच्चों? 1.1x और आधार कितना है? 1.1x। तो 1.1 से 1.1 tan बीटा बच्चों कितना आया है? देखो tan बीटा आया है h/। अब खूब देख लो, h/x किसकी वैल्यू है? tan अल्फा। तो h/x के प्लेस पर क्या रखा जा सकता है? tan अल्फा। क्या रखा जा सकता है? tan अल्फा। ये कहाँ पर रखा है हमने? ये हमने रखा समीकरण 1 से। कहाँ से रखा? तो यहाँ लिख भी देंगे तो समीकरण 1 से। ये tan से tan, तो बीटा इक्वल टू क्या आ गया? उसने कहा था एंगल वही रहता है, तो वही आ गया। देखो अल्फा बराबर बीटा आ गया, मतलब समान रहते हैं। दिया हुआ कथन कैसा है? सत्य। अतः दिया हुआ क्या समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ ध्यान देना बताना। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला गया है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे, देखो ये भूमि है और भूमि से 20 मीटर ऊंचे, 20 मीटर की ऊंचाई पर बात ना हो, 20 मीटर की ऊंचाई पर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार। इसके शिखर पर एक लगा दी गई संचार मीनार। क्या लगा दी गई? ये संचार मीनार लगा दी गई। संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण। देखो अगर संचार मीनार ये है तो इसके तल ये रहेगा ना और शिखर ये रहेगा। तो तल और शिखर का, पहले तल का उन्नयन कोण कितना है? तल का उन्नयन कोण है 45 यानी 45 डिग्री और शिखर का कितना है? ये पूरा आ जाएगा 60 डिग्री, पूरा कंप्लीट एंगल। ठीक। तो पूछा क्या गया है कि मीनार की ऊंचाई क्या कीजिए। माना मीनार की ऊंचाई 1 मीटर है। कौन सी मीनार? संचार मीनार। माना संचार मीनार की ऊंचाई कितनी है? 1 मीटर। इधर देखो, इधर A B C और यहाँ पर क्या हो जाएगा? C। माना संचार मीनार की ऊंचाई 1 मीटर है। माना संचार मीनार की ऊंचाई कितनी है? 1 मीटर। तब कौन सा त्रिभुज लोगे पहले बताओ? BCD। अब त्रिभुज BCD में देखो, अगर त्रिभुज BCD है तो ये लंब मालूम आधार मालूम है, तो आधार को मान लेंगे। कितना मान लेंगे? 1 मीटर। तो लंब अब आधार मालूम हो गया, तो लंब बटे आधार क्या होता है? tan थीटा। और थीटा का हम क्या कर रहे हैं? 45। तो कितना हो जाए? tan 45 इक्वल टू बच्चों होता है लंब बटे आधार। अब 45 वैल्यू होती कितनी? 1 और लंब बच्चों कितना दिया? 20। आधार कितना दिया? x। तो ये हो जाएगा 20/x। इधर समझने की कोशिश करना। तो x बन जा x इक्वल टू आ गया 20 सेंटीमीटर, वो 20 मीटर। समझने को 20 मीटर आ गया। अब कौन सा ट्रेंगल लेने? ACD। अब ट्रेंगल ACD में कौन सा एंगल लेना चाहिए बताओ? tan 60 पूरा एंगल है ना? पूरा एंगल है तो पूरी ऊंचाई लेनी चाहिए। कंप्लीट हाइट कितनी है? h + 20। h + 20 ये कंप्लीट हाइट, कंप्लीट लंब हो गया। और आधार कितना है? हमें तो h निकालना है, तो x की वैल्यू रख देनी है यहाँ पर। x वैल्यू कितनी है? 20 मीटर। तो x प्लस कितना रख दें? 20 और tan 60 की वैल्यू बता दो। √3 इक्वल टू हो जाएगा h + 20 और होल पावर कितना हो गया? 20 का बच्चों √3 मल्टीप्लाई कर दो। 20/3 ये हो गया 20√3 और उधर आपका रह गया है h + 20। h + 20। ये प्लस का 20 है तो इधर किसमें आ जाएगा? माइनस। तो 20√3 और इधर आ जाएगा माइनस का 20। उधर आपका रह गया कितना? h। अब बताओ कॉमन क्या मिला दोनों में? 20 दिख रहा है। तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा √3 और -1 कम 20 बन जा 20। तो यहाँ बचेगा √3 माइनस का 1। तो h इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ आप लिखेंगे 20 और √3 वैल्यू कितनी होती है? 1.732 माइनस 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई 1 से बन गया 0.732। 0.732। तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14
अब एक जीरो और बढ़ा दो, पीछे से कितने पॉइंट बार डेसिमल आ गया 3, तो ये आ गया 14.640 14.640 मीटर। क्या ये क्वेश्चन बच्चों आपके समझ में आया है? बच्चों क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 12 नंबर। बातें बंद कर लो, 12 नंबर देखना। बोला गया एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। पेडिस्टल जानते हो क्या होता है? एक मूर्ति होती है और उस मूर्ति एक पेडिस्टल पर रखी रहती है नीचे। पेडिस्टल मतलब जो पैर का नहीं, पैर जिसमें लगे रहते हैं मूर्ति के, तो नीचे जो एक स्टल बना दिया जाता है उसको मूर्ति ऊपर रखी रहती है। देखा है पेडिस्टल? तो उस पेडिस्टल की भी अपने में कुछ लंबाई या ऊंचाई होती है कि नहीं होती है? तो देखो, अच्छा एक पेडिस्टल के शिखर पर ये देखो, अगर ये धरातल है तो इस धरातल पर ही कहीं पर पेडिस्टल रखा हुआ है। ये पेडिस्टल रखा हुआ है और पेडिस्टल के शिखर पर, पेडिस्टल के इतनी ऊंचाई का पेडिस्टल होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, नहीं ज्यादा भी होते पेडिस्टल बहुत बहुत बड़ी ऊंचाई बना दिए जाते हैं। जैसे विश्राम सिंह यादव की मूर्ति बनी है, देखिए देखा होगा तुमने, कितना बड़ा पेडिस्टल है इसके ऊपर बनी है, देखा है? जितना भी हो 1.6 मीटर। ये देखो ये पेडिस्टल है 1.6 मीटर ऊंचाई का। अब क्या आगे देखो, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, भूमि के एक बिंदु से, पहले तो मूर्ति, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, अरे शिखर पर लगी है। ये पेडिस्टल है तो इसके शिखर पर मूर्ति लगी है। यहाँ पे कितनी ऊंची मूर्ति लगी है? 1.6 मीटर। ये तो बोला गया है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, इधर देखो, अगर भूमि ये है तो इसके एक बिंदु से इस मूर्ति के शिखर का, ये मूर्ति है ना, मूर्ति का शिखर ऊपर होगा, इसके शिखर का जो उन्नयन कोण बच्चों मर रहा है वो कितने डिग्री है? 60 डिग्री। फिर बोल रहा है कि और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, सुनो, ये पेडिस्टल था, इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है? ये है 45 डिग्री की तरफ। तो पूछा क्या गया है? पूछा गया पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना पेडिस्टल की ऊंचाई h मीटर है। अब इस ट्रायंगल का नाम दे दीजिए ए बी सी डी। माना पेडिस्टल की ऊंचाई h मीटर है। पेडिस्टल की ऊंचाई कितनी है? माना पेडिस्टल की ऊंचाई h मीटर है, तब अब कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे? देखो इधर, तब ट्रायंगल BCD है, तब ट्रायंगल BCD में इसको x मीटर मानेंगे। क्या लेना चाहिए? ये लंबे या आधार है, तो लंबे आधार क्या होता है? 1045। तो इसमें 1045 लेंगे। 1045 इज इक्वल टू लंब बटे 1045 वैल्यू होती है कितनी? 1 और लंब बता दो कितना है h और आधार कितना है x। तो ये बच्चों कितना हो जाएगा? h बाई x बन जा, x इक्वल टू हो गया h। अब इसको हम डाल देंगे इक्वेशन। अब ट्रायंगल कौन सा ले लें? ACD। तो क्या लेना चाहिए? ये पूरा 60 मालूम है, 1060। हाँ, हमको लेना चाहिए 1060। फार्मूला बता दो बच्चों फिर से। लंब होते पूरा लंब होता है, कंप्लीट लंब कितना है? 1.6 प्लस h, 1.6 प्लस अपान में h। अब हमें तो ऊंचाई निकालनी, इधर हमें तो ऊंचाई निकालनी है ना, तो x इक्वल टू क्या है? h। तो जहाँ x वहाँ क्या रख दो बताओ? h। क्या 60 को बताओ? √3। उधर 1.6 प्लस का h, नीचे भी x इक्वल टू क्या है? h। अब क्या है? h का √3 मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? √3, हाँ √3 इंटू h इक्वल टू उधर कितना है? 1.6 प्लस समझना, प्लस h है इधर किसमें आ जाएगा? तो √3 इंटू h और माइनस का h, उधर बच्चों कितना रहेगा? 1.6। ये h इसमें कॉमन ले लो, h इसमें कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा? √3 माइनस 1, √3 अब इक्वल टू बच्चों कितना चला है? 1.6 हमें तो h चाहिए, तो h इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में है पूरा, इधर इसके किसमें जाएगा? डिवाइड में। तो ये जाएगा 1.6 और डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। अच्छा, अब इसको इसका वो करते हैं संयुग्मी से मल्टीप्लाई, संयुग्मी से गुणा। संयुग्मी क्या होता है? अगर यहाँ पर माइनस है तो प्लस लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो देखो क्या हो जाएगा बताइए फिर मल्टीप्लाई में? √3 प्लस 1
और नीचे भी क्या हो जाएगा √3 + 1। तो आप देखिए यह चीज को 2 आ जाएगा 1.6, ऊपर कितना है ये √3 + 1 और नीचे फार्मूला लगा दीजिए a - b a + b किसका फार्मूला a² माइनस तो √3 का स्क्वायर और माइनस का 1 का स्क्वायर। तो बच्चों इधर बच जाएगा 1.6 और ब्रैकेट में कितना चला है √3 + 1 होल अपान √3 का डबल और मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 3 और 3 में से 1 गया 2 बचेगा कि नहीं। और 2 8 जा कितना होता है 16 और पीछे से 1 अंक आता है मतलब 2 8 जा 16 होता है। हाँ और पीछे से 1 अंक आता है तो आपका जो फाइनल आंसर बनेगा ना ऊंचाई का वो यहाँ पर लिखे जाए। फाइनल आंसर जो बनेगा ऊंचाई का यह चीज को 2 आ जाएगा 0.8 और ब्रैकेट में √3 + 1 0.8 √3 + 1 और होल अपान कितना है होल अपान कुछ है ही नहीं ना। बस यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा आंसर। क्या समझ में आया क्वेश्चन आपको। अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 तक ध्यान दो बच्चों। 13 में क्या बोला गया है समझ लीजिए 8 मीटर ऊंचे एक मंदिर के शीर्ष भाग पर पताका लगा है। मंदिर कहाँ खड़ा होगा पहले नीचे देखो मंदिर खड़ा होगा आधार पर। तो 8 मीटर ऊंचा मंदिर है 8 मीटर ऊंचाई का मंदिर है 8 मीटर ऊंचे मंदिर के शीर्ष भाग पर 8 मीटर ऊंचे एक मंदिर के शीर्ष भाग पर पताका लगा है। इसके शीर्ष भाग पर क्या लगा हुआ है एक पताका ऊपर पताका जानते हैं जो झंडा जैसा लगा रहता है ये लगा ये पताका लगा हुआ है। तो बोला ये गया है कि मंदिर के आधार से 16 मीटर दूर स्थित। अब सुनो ये मंदिर है वो ये मंदिर है 8 मीटर ऊंचाई का इसका आधार नीचे होगा और इस आधार से 16 मीटर दूर इधर 16 मीटर दूर स्थित मंदिर के आधार से 16 मीटर दूर स्थित एक बिंदु पर पताका दंड द्वारा अंकित कोण किसी बिंदु पर मान लो इस बिंदु पर या इसको थोड़ा घटाएं तो इस बिंदु पर मान लो इस बिंदु पर पताका दंड द्वारा अंकित कोण ये पताका दंड है इसके द्वारा अंकित कोण पताका द्वारा अंतरित कोण की स्पज्या बनवाई है। अब इसके द्वारा अंतरित कोण पहले इसके द्वारा अंतरित कोण मान लो फिर इसके द्वारा मानना। तो इसके द्वारा अंतरित कोण कितना मान ले बताओ अल्फा कितना मान ले इसके द्वारा अल्फा माना। तो इसके द्वारा अंतरित कोण हमने मान लिया बीटा कितना मान लिया केवल इतने एंगल को। लेकिन अगर पूरा आधार से पताका को देखा जाए नीचे से ऊपर तक तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस तो पताका द्वारा कंप्लीट एंगल अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। लेकिन जो एंगल की स्पज्या है पताका द्वारा कोण कौन सा था बीटा कौन सा तो इसकी स्पज्या क्या हो गई tan बीटा। इसकी स्पज्या क्या हो गई स्पज्या हमेशा tan के साथ आ जाती है। अगर एंगल बीटा है तो स्पज्या क्या हो जाएगी tan बीटा। अब वो कितनी दी गई है बनवाइए। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है कि एंगल की स्पज्या दे रखी है। स्पज्या को इंग्लिश में कहते हैं टेंजेंट। क्या कहते हैं टेंजेंट। हाँ तभी इसे tan से डिनोट करते हैं। तो टेंजेंट दे रखी है किसकी बीटा एंगल की तो tan बीटा दे रखा है मेन चीज tan बीटा आपको दे रखा है बनवाइए। ये tan बीटा दे रखा है बनवाइए ठीक है। अब क्या पताका की लंबाई में ऊंचाई पताका की लंबाई में क्या होता है ऊंचाई ऊंचाई दशमलव के 2 स्थान तक मालूम करनी है। तो ऊंचाई मान ली हमने h है कितनी मान ली h। सुनो देखो a b c और इसको हमने क्या कर दिया d माना पताका की ऊंचाई ये h है। ऊंचाई के दो लंबाई के दो बताओ क्या कहते हैं पताका की लंबाई कहते हैं ऊंचाई कहते हैं कुछ भी कह दो लंबाई ऊंचाई होती बात एक ही है। माना पताका की लंबाई या ऊंचाई चलो ऊंचाई लिख देते हैं लंबाई या ऊंचाई 3 मीटर है। तो अब कौन सा त्रिभुज लेने बताओ तब त्रिभुज पहले नीचे वाला त्रिभुज ले लो बच्चों बी सी डी में। फिर आप कौन सा त्रिभुज लें त्रिभुज बी सी डी एंगल कौन सा बन रहा है अल्फा कौन बन रहा है tan अल्फा। हाँ लंब मालूम आधार मान लंब के आधार क्या होता है tan थीटा थीटा का हम क्या करें अल्फा। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों tan अल्फा tan फार्मूला होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है 8 आधार कितना है 16 8 बन जा 8 8 2 जा 16 तो ये आ गया 1/2 अर्थात tan अल्फा कितना आ गया tan अल्फा आ चुका है आपका 1/2। अब देखो पूरा ट्रायंगल लेंगे ए सी डी। अब ट्रायंगल ए सी डी में
अब केवल tan बीटा नहीं लेंगे, क्योंकि देखो जाए ये अलग चीज है। पूरा एंगल लिया तो पूरा ही एंगल लेना चाहिए। पूरा एंगल कितना है? अल्फा प्लस बीटा। तो हम क्या लेंगे? tan अल्फा प्लस बीटा। पूरा एंगल कितना है? कंप्लीट एंगल अल्फा प्लस बीटा। फार्मूला बता दो, वही होता है लंब बटे आधार। तो लंब पूरा लेंगे फिर आधार लेंगे। लंब कितना हो जाएगा? h प्लस अब tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला बताया था, यानी tan a प्लस b का। tan a यानी tan अल्फा प्लस tan बीटा। हाँ प्लस tan बीटा, हाँ 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, ये फार्मूला बताया था। इक्वल टू कितना है? इक्वल टू है h प्लस 8 और डिवाइडेड बाई, चलो वैल्यू रखते हैं। tan अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चों? tan अल्फा की वैल्यू 1/2 और tan बीटा की 1/8। नीचे देख लो, tan अल्फा की वैल्यू फिर से कितनी है? 1/2 और tan बीटा की, और इक्वल टू कितना है? h प्लस 8/16, h प्लस 8/16। इधर समझो, देखो एलसीएम कितना मिल जाएगा? 16, 8 दूनी 16 होता है, तो 8 इक्कन और 2 इक्कन। नीचे देखो 8 दूनी 16 इक्कन, तो 1 इक्कन, मतलब इधर 1 है और 8 दूनी 16 इधर है, तो 16 में से 1 गया 15 होल अपन 8 दूनी 16 और इधर इक्वल टू में क्या चला है? इक्वल टू चला है तो h प्लस 8 डिवाइडेड बाई, समझना इधर क्या रहेगा? 8 और 2 10/15, 10/15, 10/, अब इक्वल टू कितना चला तो h प्लस 8/15, 5 दूनी 5 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 16 दूनी, अब 3 का 8 में करो 3h, और फिर 3 का 8 में करो 24। हाँ 3 और 24। ये प्लस का 24 है, इधर किसमें आएगा? या प्लस का 3h इधर किसमें आएगा? 24 ले आओ। उधर कितना बचा? 24, और ये प्लस का 32 उधर किसमें जाएगा? माइनस, मतलब प्लस 3h इधर माइनस में ले आया, उधर तो 24 था, और प्लस 32 उधर किसमें चला गया? माइनस में। अब देखो 32 में 24 गया, माइनस के 8 और इधर माइनस 3h, तो माइनस 3h इक्वल टू माइनस का 8, माइनस 3h इक्वल टू माइनस का 8, माइनस माइनस कैंसिल, 3 के साथ वो h के साथ 3 किसमें है? गुणा में, तो उसमें उधर किसमें जाएगा? भाग में। 8/3 भाग दीजिए, 3 दूनी 6, 2 बच गया 20 हो गया, तिछाक, फिर तिछाक, h की वैल्यू दशमलव के 2 स्थान तक बच्चों जो आई है वो आई है 2.66 मीटर। क्या ये क्वेश्चन आपके समझ में आया है? क्वेश्चन नंबर बच्चों कौन सा है बोलो? 14। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ ध्यान देना, 14 की तरफ ध्यान देना बच्चों। बोला गया कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 अंश। जिसका सूर्य का उन्नयन कोण हमारी आंखों पर बनेगा ना, तो उसी प्रकार भवन के शिखर का उन्नयन कोण उसके शिखर पर बनेगा। किसके शिखर पर? मीनार के शिखर पर। समझे हो? देखो बता रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ये है भवन और ये है मीनार। तो भवन के शिखर का अगर उन्नयन कोण इसके पाद बिंदु से है, ये पाद बिंदु है, इससे है, ये दोनों भवन उस मीनार कहाँ पर खड़े होंगे? आधार पर। ठीक है, तो इसके पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है बच्चों? 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री बना दिया। तो क्या बोला गया है देखो, फिर ये बोला गया है कि और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से, ये भवन है, इसके पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। ये 60 डिग्री है। ठीक है, फिर क्या बोला गया देखो, फिर बोला गया है कि यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। सुनो बच्चों, मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। माना भवन की ऊंचाई कितनी है? 8 मीटर। माना भवन की ऊंचाई कितनी है? 8 मीटर। सुनो देखो, भवन मान लिया ए बी है, ABCD, अब CD क्या है? मीनार है। तो माना भवन की ऊंचाई कितनी है? 8 मीटर। माना भवन की ऊंचाई
तब कौन त्रिभुज लेना चाहिए ना? तब त्रिभुज देखो त्रिभुज कौन सा ले लें? ए सी या ए सी बी ले लें। कौन से ले लें? ए सी बी। ये दूरी नहीं मालूम है तो इसको कितना मान लें? तो हमने ले लिया त्रिभुज ए सी बी। समझने की कोशिश करो, बातें ना करो। ए सी बी में अगर देखें तो क्या दिखाई पड़ता है? तो देखो ए सी बी में ये लंब मालूम है, ये आधार मालूम है। तो लंब बटे आधार क्या होता है? tan थीटा। ठीक है, तो इसमें लगे tan 30 लंब बटे लंब बोलो कितना है? अब आधार कितना है? tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 इक्वल टू एच बाई। सुनना थोड़ा देखना, यक्स का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यक्स बन जा यक्स इक्वल टू √3 का एच में कर दो √3। इसको डाल दिया इक्वेशन 5, इसको डाल दिया इक्वेशन। अब कौन सा त्रिभुज लोगे बताओ? आप त्रिभुज ले लें डी। आप त्रिभुज डीबीसी में तो डीबीसी में देखें तो बच्चों क्या दिखाई पड़ता है बताओ? डीबीसी में दिखाई पड़ता है 60। तो ये लंब है आधार है, तो tan 60 इक्वल टू tan 60। फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार परपेंडिकुलर बाई बेस। तो लंब कितना है बताओ? और आधार कितना है? यक्स। और tan 60 की वैल्यू होती कितनी है? इक्वल टू 50/। समझने की कोशिश करना, यक्स का अगर √3 मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? √3x इक्वल टू 50। अब यहाँ पर x की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, तो x वैल्यू कितनी है? √3h। तो x के प्लेस पर रख देंगे √3h इक्वल टू कितना आ गया? 50। 3 का मल्टीप्लाई करो 3h, तो 3h इक्वल टू कितना आ गया? 50। तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा? 50/8। डिवाइड कीजिए इसको, तो 16×3 = 48, ऊपर 3 रह गया। हाँ, और नीचे कितना रह गया? जो 3 है, नहीं 16×3 = 48, 2 रह गया ना ऊपर। 16×3 = 48, 2 50, 3 लग गया। ठीक है, तो 16×3 = 48, 2 50/3, तो 16 होल 2/3 मीटर आ गया। लेकिन फिगर गलत बना है। कैसे? देखो ध्यान से, अगर भवन की ऊंचाई 16 होल 2/3 है, मतलब कम है, तो मीनार की ऊंचाई ज्यादा है, तो मीनार बड़ी बननी थी, भवन छोटा बनना था। ऐसा था कि नहीं था? अब मीनार छोटी बन गई, भवन ऊंचा बन गया। तो यहाँ पर थोड़ा ऊंचाई में परिवर्तन है, मीनार को ऊंचा करना है थोड़ा। एंगल बदलो, एंगल थोड़ी बदला जाए। अब सही है। देखो बच्चों, इन्हें देखो, अब और तो सब सही लिया ना। देखो ये कौन सा था ऊपर? यहाँ पर ये दिया था क्या? ए बी सी डी, यहाँ पर डी दिया था। तो देखो अगर ए बी सी लिया है तो ए बी सी में tan 30 बाद बाकी तो सब सही है ना। हाँ, यच भवन, ये यच क्या था आपका? भवन था। भवन की ऊंचाई कम आई है और मीनार की ऊंचाई ज्यादा थी। मीनार की ऊंचाई हमने कितनी मानी? भवन की ऊंचाई मानी, तो भवन की ऊंचाई निकाल लीजिए। भवन की निकाल लीजिए, भवन की ऊंचाई। ठीक है, नोट कर लीजिए। जब ना समझ आए बातें ना हो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ देखना। 15 बोला गया, एक हवाई जहाज जो 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, पर स्थित मनुष्य उत्तर की ओर एक शत्रु की पनडुब्बी को 30 अंश के अवनमन कोण पर तथा दक्षिण की ओर एक युद्ध पोत को 45 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। देखो बातें ना करो पीछे। एक क्षैतिज लाइन है, ठीक है। हवाई जहाज उड़ेगा तो यहीं से कहीं तो उड़ेगा। हवाई जहाज मान लो इस स्टेशन से चलना चालू किया है, इस स्टेशन पर यहाँ चलता हुआ एक पॉइंट पर पहुंचा और ऊपर ऊंचाई पर उड़ गया। ऊंचाई पर उड़ गया, देखो 1000 मीटर ऊंचाई पर उड़ गया। पीछे 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ा है। अच्छा देखो, पूरा पश्चिम, उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण,
तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम अवनोन कोण बनाए तो एक उत्तर की तरफ, उत्तर से नीचे की तरफ बनाना पड़ेगा, एक दक्षिण से नीचे की तरफ बनाना पड़ेगा। तो उत्तर दक्षिण का मतलब ये हुआ, जैसे कि उत्तर की वाली बात करें तो उत्तर को हमारा एक राइट हैंड जाता है और दक्षिण को हमारा लेफ्ट जाता है, समझ पा रहे हो। तो उत्तर की बात जैसे ही आती है तो कहने वाला ऊपर को ध्यान ले जाते हैं इसमें। ऊपर वाला आज कैसा होता है, पॉजिटिव, और नीचे वाला निगेटिव होता है। तो निगेटिव साइड हमेशा किसकी रहती है, लेफ्ट हैंड साइड की, किसकी रहती है। तो इसका मतलब उत्तर फिर किधर बनेगा बताओ, इधर है कि नहीं, और दक्षिण किधर बनेगा, इधर लेफ्ट में। क्या समझ पाए। तो फिर उत्तर को जो बढ़ रहा था अवनोन कोण वो कितना था बताओ, बता रहा है कि ऊंचाई पर ऊपर स्थित मनुष्य के उत्तर की ओर शत्रु की पनडुब्बी 30 अंश के अनुरूप, उत्तर की ओर, उत्तर इधर है, उत्तर की ओर कितने डिग्री का। अब तुम इधर पूरब ना समझ लेना, समझ रहे हो। हमने क्या बोला, हमने ये बोला है कि अगर उत्तर आप इधर सपोज करते हैं तो दक्षिण आपको इधर सपोज करना पड़ेगा। अच्छा ठीक, इधर इधर कौन सा है, दक्षिण, दक्षिण की तरफ कौन सा एंगल आ रहा है, ये 30 डिग्री का। फिर क्या बोला गया, फिर बोला गया है कि पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी ज्ञात करो। सुनो देखो, पहले यहाँ पर थी पनडुब्बी, यहाँ पर क्या थी बताओ, और यहाँ पर क्या था, युद्धपोत। तो यहाँ पर थी पनडुब्बी, पनडुब्बी को मान लें ए पॉइंट पर थी पनडुब्बी और बी पॉइंट पर क्या था, युद्धपोत। तो पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। और हवाई जहाज उड़ रहा था मान लो कितनी ऊंचाई पर, ए बी सी डी, सी डी ऊंचाई पर उड़ रहा था हवाई जहाज, सही है। हाँ, यहाँ ऊपर घूम रहा था। तो देखो अगर ये डिस्टेंस हम x मीटर मान लें बच्चों, और ये डिस्टेंस अगर हम y मीटर मान लें, तो टोटल युद्धपोत और पनडुब्बी, पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी कितनी है, x प्लस y मीटर। ये हमें दूरी निकालनी है, x प्लस y मीटर की दूरी निकालनी है। देखो तो इसमें ये लिख लेंगे हम, क्या लिख लेंगे, माना कि AC y मीटर है और BC x मीटर है। माना AC माना BC इक्वल टू x मीटर तथा AC इक्वल टू y मीटर तथा AC इक्वल टू, समझने का प्रयास करो। तो आप कौन से त्रिभुज लगा देंगे तब, AC त्रिभुज ACD में, हाँ ये लंब है, ये आधार है। तो लंब के आधार क्या होता है, tan थीटा, थीटा कम क्या रखा हम लोग होता है लंब बटे आधार। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/√3, और लंब कितना है बताइए, 1000, और आधार कितना है, आधार है y, तो y बन जा, हाँ तो y बन जा y, और √3 का इधर कर दो, हाँ तो ये आ जाएगा 1000√3। अब कौन सा त्रिभुज लगा दें, आप त्रिभुज लगा दें BCD, त्रिभुज BCD। अगर त्रिभुज BCD लें तो कितना लेना पड़ेगा, tan 45, tan 40 मामला वही लगेगा, लंब बटे tan 45 वैल्यू कितनी थी, 1, लंब कितना है बता दो, लंब है 1000 और आधार कितना है x, तो x बन जा, x इक्वल टू हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अब हमें जो निकालना था वो ये निकालना था कि पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी। तो देखते हैं, इसलिए पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी, पनडुब्बी पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी देखो बच्चों, इधर हो जाएगी x प्लस y की बात करें तो x कितना है आपका 1000 मीटर और y कितना है 1000√3, हाँ 1000√3। सामान क्या मिला बताओ, 1000 का मिला, भीतर क्या हो गया 1 प्लस √3, 1 प्लस √3। चलो इनको जोड़ो, देखो यहाँ पर 1000 लिख दिया और 1 प्लस √3 वैल्यू रख दो 1 पॉइंट, ठीक है। देखिए अच्छा यहाँ पर कितना आ जाएगा 2.732। तो ये दूरी जो है, दूरी कहें तो डिस्टेंस जो है आपकी आ जाएगी 1000 मल्टीप्लाई बाई 2.732। चलो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टाइम्स 0 बढ़ जाएगा, नहीं तो ऐसा करो पॉइंट हटाते हैं
नीचे क्या करेंगे ट्रिपल टाइम जीरो उड़ाएंगे, इससे ये कैंसिल आउट। तो कितना आ गया 2732 मीटर, ये डिस्टेंस आ जाएगी। ये तो पोत और पनडुब्बी के बीच में। क्या समझ में आया क्वेश्चन आपको? अच्छा अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 16। बातें ना करो पीछे, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ ध्यान दो। 16 बोला ये गया है कि संलग्न आकृति में एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर तक खड़ा है। ठीक है, एक टीवी टावर खड़ा हुआ है ऊर्ध्वाधर का। टीवी टावर खड़ा कहाँ होगा? तो मालूम है धरातल पर खड़ा होगा। ये धरातल है और ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ऐसे लंबवत। ठीक है, ऐसे खड़ा है, इस प्रकार खड़ा है, ऊर्ध्वाधर तक खड़ा हुआ है। फिर बोला टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का औंधे कोण 60 डिग्री है। देखो दूसरे बिंदु पर, मतलब ये पहला बिंदु है जिस पर तो टावर ही खड़ा है। ठीक है, दूसरा बिंदु यहाँ पर होगा, तो इस पर क्या है एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का। अन्य फिर क्या बोला है देखो ध्यान से, इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। इस बिंदु से दूर दूसरे बिंदु पर उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। अब कितने मीटर दूर? 20 मीटर दूर। यहाँ से 20 मीटर दूर, तो यहाँ से हमने 20 मीटर दूरी ये देखो, यहाँ पर 30 है, 20 नहीं, ये 20 मीटर है ना। तो क्या पूछा गया है कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई। तो ये नहर की चौड़ाई और टावर की ऊंचाई, तो माना टावर की ऊंचाई कितनी है? 1 मीटर। यहाँ पर टावर खड़ा हुआ है, यहाँ पर नहर है, तो ये नहर की चौड़ाई कितनी मान लें? 100 मीटर। ये 100 मीटर कितनी मान लें? चौड़ाई मतलब चौड़ाई नहीं जानते हो? A B C D, अब यहाँ क्या होगा? D। फिर आप लिख भी लेंगे हम लोग कि माना कि टावर की ऊंचाई कितनी है बच्चों? 1 मीटर। टीवी टावर की ऊंचाई, टीवी टावर की टीवी टावर की ऊंचाई 1 मीटर है तथा नहर की चौड़ाई कितनी मान ली? 22 मीटर। अब कौन सा त्रिभुज ने बताओ? देखो त्रिभुज एबीसी में ले रहे हैं। देखो ABC, तो लंब मालूम आधार मालूम। लंब बटे आधार क्या होता है? tan थीटा, और थीटा कितना है? 60। तो आप ले लेंगे tan 60। tan मामला तो 20 बार बोला गया है। लंब बटे लंब कितना है तो h, और आधार कितना है? x। tan 60 की वैल्यू बता दो। तो √3 = h बाई x। x का √3 मल्टीप्लाई कर दो, तो √3x = कितना हो गया? h। इसको डाल दिया इक्वेशन। अब कौन सा ट्रायंगल लोगे बच्चों? यही से लिया करो ट्रायंगल ABD। अब ट्रायंगल ABD में हमेशा आधार से ट्रायंगल लिया करो, आधार से। तुम लोग ट्रायंगल ऐसे कभी ना लेना ACD, गलत हो जाएगा। यहाँ से लेंगे ABD। तो ABD में लंबा कितना है? h, और आधार पूरा ये हो जाएगा x + 20, और एंगल कौन सा है? 30। तो लेंगे हम क्या बोलो? tan 30। फार्मूला तो जानते हैं, लंब बटे लंब बता दो h, और आधार बता दो x + 20। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 = h बाई, अब x की जो वैल्यू, h की वैल्यू निकाली है ना, तो h की रख दो यहाँ पर, h के स्थान रख दो वैल्यू। h के स्थान कितनी रखनी है बच्चों? √, और नीचे कितना है? नीचे आपका x प्लस, या ये कहाँ से ले लिया? समीकरण 1 से लिख भी लेंगे, समीकरण 1 से। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो ऐसे, √3 का √3 में करो, कितना हो जाएगा? 3x, और 1 का x + 20 कर दो, कितना हो जाएगा? x + 20। सच नहीं समझ। तो देखो ये प्लस का x है तो किसमें आ जाएगा? माइनस में। तो 3x और माइनस का = 20। तो 3x में 1x हटाओ, 2x = 20, और 2 10 जा, तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? 10 मीटर। यानी नहर कितनी चौड़ी थी? 10 मीटर। अच्छा नहर की चौड़ाई आ गई, अब ऊंचाई निकालनी है, तो x के मान समीकरण 1 में रखने पर, ये हम कहते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से
समीकरण 1 से समीकरण 1 है x इक्वल टू रूट 3x, x इक्वल टू रूट 3 और x की वैल्यू रख दो। x की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ 10 हमने रख दिया। अब रूट 3 की वैल्यू रख दो, कितनी होती है 1.10 का मल्टीप्लाई कर लो 17,320, एक अंक बाद 0 लग जाएगा। पीछे से कितने का दशमलव 1 2 3, तो 1 2 3 है 17.32 मीटर। कितना आ गया 17,320 मीटर। समझ गए आप लोग? तो ये आगे हो जाएगा। जब ना समझ में आया हो तो पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर बच्चों कौन सा आया? क्वेश्चन नंबर 17 तक ध्यान देना जरूर। क्या बोला गया देखो, 17 बोला गया कि किसी निश्चित समय पर एक ध्वजदंड की छाया की लंबाई उस समय की छाया की लंबाई की 3 गुनी है जबकि सूर्य की किरणें जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो उस समय सूर्य की किरणों का जमीन के साथ बना कोण क्या थी? जब सुनो, छाया की लंबाई अगर बढ़ेगी तो कोण घटेगा, छाया की लंबाई घटेगी तो कोण बढ़ेगा। तो इसने बोला क्या, यदि किसी निश्चित समय पर एक ध्वजदंड की छाया की लंबाई उस समय की छाया की लंबाई की 3 गुनी है, 3 गुनी है तो मतलब कोण कम होगा। हम केवल उससे समझ रहे 3 गुनी है तो कोण कम होगा, मतलब कौन सा कोण इसमें आएगा 30 डिग्री है, कहीं पर नहीं है तो छोड़ दो, उसको थीटा मान लेंगे। ठीक है, फिर छाया की लंबाई जो जमीन के 60 डिग्री का कोण बना रही थी तो छाया कम होगी 3 गुनी से, मान लो तब छाया थी x, कितनी थी देखो, मान लीजिए ये है मीनार और मीनार खड़ी है किसी आधार पर, किस पर खड़ी है सुना, किसी आधार पर खड़ी है। अब इस आधार पर इसका जो उन्नयन कोण बढ़ रहा है वो कितना बढ़ रहा है 60 डिग्री। कितना बढ़ रहा है? जब इसकी छाया की लंबाई x मीटर है, कितनी बताओ। अब अगर छाया बढ़ाते हैं, सुनो, अगर छाया बढ़ा दी, छाया कितनी कर दी 3x, छाया कितनी कर दी, यहाँ आधार से ही 3x करेंगे, याद रखना हर चीज आधार से ही की जाती है। तुमने बोला था A B C D, B से लेकर D तक की जो डिस्टेंस होगा वो कितनी होगा 3x। तब बता रहा है कोण कितना होगा, तब पूछ रहा है कि उन्नयन कोण कितना होगा। मान लिया थीटा होगा, कितना होगा। और तुम तो जाते हो जितनी दूर जाएंगे उतना एंगल कम होता जाएगा, जितना पास जाएंगे उतना एंगल, देखो ये एंगल बड़ा है, ये एंगल छोटा है, तो ये छोटा ही आएगा। देखना आंसर में पूछा क्या गया है, पूछा गया कोण पूछा गया, तुम्हारा कोण थीटा है और ऊंचाई में मीनार कितनी मान ली 8 मीटर। हालांकि ऊंचाई पूछी देंगे लेकिन वो तक मान लो ठीक है कि नहीं थी, नहीं थी ना इस समय वो। हाँ ठीक है, देखिए ध्यान से, माना मीनार की ऊंचाई 8 मीटर है, वो हालांकि पूछ नहीं गई। ठीक है, तुम्हारा बनाएगा कोण कितना है थीटा है, तो आप लिख लेंगे माना एंगल पूछा गया, क्या पूछा गया थीटा, तो कौन सा कोण थीटा हमने मान लिया ADB, कौन सा मान लिया हाँ, तुम्हारा एंगल ADB थीटा है, ADB कितना मान लिया हमने थीटा, और यही तुम्हें निकालना है, तुमको थीटा ही निकालना है। और भी कुछ माना है तो उसको भी लिख लो, तथा और क्या माना था AB इक्वल टू x मीटर। अब अपना ट्रायंगल ले लो, कौन सा ट्रायंगल लोगे बताओ, तब ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल लोगे ABC, ट्रायंगल ABC। देखो इधर लंब मालूम आधार मालूम, लंब के आधार क्या होता है tan थीटा tan 60। लंब कितना मालूम बच्चों यार, आधार कितना मालूम है यार, tan 60 की वैल्यू बता दो रूट 3 इक्वल टू x बाई x का इधर मल्टीप्लाई कर दो रूट 3x करेंगे यानी कर दो, तो रूट 3x आ जाएगा, इसको टू कितना आ जाएगा, इसको डाल दिया इक्वेशन 5। अब त्रिभुज लगा दें ABD, कब त्रिभुज लेना है पूरा यहीं से दिया जाएगा जहाँ से आधार है। देखो अब त्रिभुज ABD, तो क्या लेना चाहिए tan थीटा, क्या लेना चाहिए हमको फार्मूला वही लगेगा लंब बटे हाँ लंब बटे, लंब कितना है बच्चों और आधार कितना है हाँ आधार 3x है। तो आप देखिए ध्यान से कि h की वैल्यू कितनी है रूट 3x, h की वैल्यू कितनी है हाँ, यहाँ पर h के स्थान कितना रख देंगे रूट 3x। सुनो अब 3 को क्या लिख लेंगे बताओ, 3 को लिख लेंगे रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू और साथ में x लिख देंगे, x से x कैंसिल और रूट 3 बन जा रूट 3। अब ये लिया कहाँ से, ये लिया हमने समीकरण 1 से, लिख देंगे समीकरण 1 से। थोड़ा समझने की कोशिश करना, इधर कितना बचा है 1/√3, इधर कितना बचा 1/√3। अब tan के पदों में 1/√3 किसकी वैल्यू हाँ, तो tan थीटा इसको तो आ चुका है tan थीटा की वैल्यू कितनी है, अब उसने थीटा ही निकालने बोला था, तो थीटा बच्चों आ चुका है 30 डिग्री। क्या ये समझ में आया क्वेश्चन, छाया बढ़ी तो कोण घटा, समझ में आ गई बात।
देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर है 18। ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो बोला है कि एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया कि उस समय की लंबाई जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, इस समय की लंबाई जो 50 मीटर अधिक है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब इसका भी हिसाब कैसे लगाएंगे, क्योंकि लैंग्वेज हमें लगता है आपके नहीं समझ में आई होगी। हिसाब कैसे लगाएंगे, अगर 50 मीटर लंबाई बढ़ी है तो इसका मतलब क्या हुआ है कि एंगल घटा है। ठीक है, देखो अगर ये मीनार है और ये मान लो इसकी छाया है, तो एंगल जब उसकी छाया मान लो यक्स थी, कितनी थी, यक्स मीटर। जब छाया कम थी तो एंगल ज्यादा था, और एंगल ज्यादा वाला कितना है इसमें देख लो, उसको 60 डिग्री कितना है, 60 दिख रहा है। और ए बी सी। अब सुनो देखो इधर, जब छाया की लंबाई 50 डिग्री अधिक हो गई, 50 ज्यादा हो गई, 50 मीटर ज्यादा हो गई, तो फिर क्या हो गया बताइए, तो एंगल कितना बन गया, 30 डिग्री। देखो इधर यहाँ से छाया की लंबाई बढ़ाई, आधार से बढ़ाई है, और आधार से कितनी बढ़ गई, तो यक्स में 50 जुड़ के यक्स प्लस, सही है। तब ये उन्नयन कोण कितना बन गया, 30 डिग्री। तब यहाँ से उन्नयन कोण कितना बना है, 30 डिग्री। समझ गए। तो बस अब ये निकाल दीजिए फटाफट। देखिए ए बी सी, और आप क्या मान लें, अब निकाल दीजिए। क्या निकालना है हमको निकालना है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमारा मीनार की ऊंचाई कितनी है, हमारा मीनार की ऊंचाई 8 मीटर है। मीनार की ऊंचाई 8 मीटर है। देखो अब कौन सी रोज लोग बताओ, एबीसी में क्या लेना चाहिए बताइए, tan 60। क्या लेना चाहिए, tan 60। फार्मूला तो होता ही है, लंब बटे लंब कितना है h, और आधार कितना है x। tan 60 की वैल्यू बोल दो, तो √3 इक्वल टू h बाई x। x का √3 मल्टीप्लाई कर दो, √3x इक्वल टू कितना हो गया h। तो इसको डाल देंगे तो इक्वेशन फर्स्ट। अब कौन सा इक्वेशन तो ले लें, ट्रायंगल ए बी डी। अब ट्रायंगल एबीडी में क्या लेना चाहिए बताओ, tan 30। tan फार्मूला वही, लंब बटे लंब h है, और आधार पूरा कंप्लीट होगा, x प्लस 50, x प्लस, तो ये हो जाएगा h प्लस वो h बाई x प्लस 50। tan 30 वैल्यू कितनी होती है, 1 बाई, और h की वैल्यू कितनी आई है, देखो √3x कितनी आई है, और नीचे कितना दिया है, नीचे दिया है x प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ये कहाँ से लिया था, समीकरण 1 से, यहाँ लिख भी देंगे समीकरण 1 से। देखो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का x प्लस 50 करें तो x प्लस 50 बन जाए x प्लस, और √3 का √3 कर दो तो 3x। ये प्लस का x है, उधर किस में जाएगा, माइनस में, तो इधर हो जाएगा 3x माइनस का x। 3x में से बने x हटाओ तो 2x इक्वल टू बच्चों कितना आ गया, 50। मतलब इधर उधर किया जा सकता है, लेकिन जब 75 करते हैं तो साइन बदलता है। तो देखिए 25 दूनी, हाँ, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 25 मीटर। x वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 20। अब अगर x की वैल्यू 25 मीटर आई है तो x के स्थान पर रख दें यहाँ पर समीकरण 1 से, समीकरण समीकरण 1 से लिख दिया तो क्या, देखो h इक्वल टू कितना है, √3x, h इक्वल टू कितना है, और x की वैल्यू कितनी निकली खुद देख लो, 25। तो x प्लस कितना रखते हैं, 20। तो 25 को आगे कर लो, 25 √3 25। अब यही आ गई आपकी मीनार की ऊंचाई। क्या समझ में आया क्वेश्चन।